एक बार फिर 47 दिन के बाद आकाश आनंद मैच्योर हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बहन जी मायावती ने जो बयान एग्रेशन वाले बात युवा जोश लेकर जब आकाश आनंद आए तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया। स्वाधीन जी 47 दिन बाद मैच्योर हो गए आकाश आनंद, क्या हो गया अचानक से? दरअसल मायावती जी ने, बहन मायावती जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को आंक लिया है सौरभ, और उसमें आंकने का मतलब ये है कि जहां तक कमोबेश ये डेटा है कि इस बार जो लोकसभा में बसपा को मत प्रतिशत हुआ है वो 10% उनके उदय काल के दौरान की, मतलब कह लें कि बसपा अपने उदय काल की स्थिति में चली गई और अस्तित्व के संकट के दौर से गुजर रही है। इसलिए मायावती के पास और कोई विकल्प नहीं था आकाश आनंद को लाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इस चर्चा के दौरान हम लोग बताएंगे कि आकाश आनंद को वापस लाने की वो 5 बड़ी वजहें क्या थी। बिल्कुल, अब आकाश आनंद की 5 बड़ी वजह हम बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में पीछे लेकर चलता हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, ये कमोबेश स्थिति ये थी, कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से बहन जी गठबंधन कर सकती है, इंडिया गठबंधन अलायंस में जा सकती है, लेकिन अखिलेश यादव को उसी दरमियान एक बयान आ जाता है और गेस्ट हाउस कांड कुछ लोग याद दिलाने रखते हैं, तो बहन जी वहां से बैकफुट आई। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, इनडायरेक्टली बहन जी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा, वो भी नकार दिया। खासतौर पे आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी मैं आपको वहां तक ले आ रहा हूं। अभी मैं जिस आकाश आनंद के अभी आने की भूमिका नहीं बनी थी जी जी। तो ये सब बातें उस समय थी। उसी दरमियान बहन जी को महसूस हुआ कि एक युवा चेहरे की जरूरत है। बीएसपी जिस तरीके से डगमगा रही थी, साल 2007 की बात की अगर हम छोड़ दें, तो इस बार ऐसी स्थिति होगी कि खाता भी नहीं खोल पाई। हाँ बिल्कुल। और 2019 में ठीक ठाक प्रदर्शन था, लेकिन 2024 आते आते मोदी लहर मंद पड़ी, लेकिन बीएसपी इस तरीके से रसातल में चली जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था, शायद बहन जी ने भी नहीं सोचा था। उसको लेकर चलिए अब हम आकाश आनंद से पहले आपको थोड़ा राजनीति के जानकार हैं, पूर्वांचल से आप संबंध रखते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि पूर्वांचल की धरती से हम शुरू करते हैं, फिर हम वो 5 वजह आकाश आनंद के जल्दी हम कंक्लूड करेंगे जी। एक समय हुआ करता था और आपने भी बड़ी करीब से देखा था, दलित बहुत कांशीराम लेकर आए मायावती को और पढ़ी लिखी, अब शायद जिक्र करें तिलक तराजू और तलवार। हाँ, तिलक तराजू और तलवार, और इनको मारो जूता चार, इस तरीके का बयान एक बार आया, स्लोगन दिया। आप देखिए इसमें कई लोग नाराज हो। एक सार्वजनिक मंच पर, एक सार्वजनिक जीवन में अगर आप हैं, व्यक्ति नहीं पद की गरिमा होती है। अगर आप इस तरीके के बयान दिए तो तिलक मतलब ब्राह्मण समाज, हाँ बिल्कुल, और तराजू मतलब कायस्थ बनिया वर्ग, वो भी कहीं ना कहीं अगड़े तबके की ही बात है। तिलक तराजू और तलवार मतलब क्षत्रिय समाज, ये 3 समाज जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से नाराज हुआ। अब इसकी नाराजगी का वास्तव में बहन जी को खामियाजा भुगतना ये पड़ा कि ये लोग क्या है, अपने आप को इनसे दूरी बनाते चले गए। कमोबेश स्थिति ऐसी हुई, दलित समाज तो अपने आप को, बहन जी ने दिखाया कि मैं दलितों की मसीहा हूं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें भी अब कम धूमिल होती गई। और आज के परिप्रेक्ष्य में बात, मैं आ रहा हूं आकाश, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मायावती जी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं रहती, और सोशल मीडिया का जमाना है, रील्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आपने देखा है कभी आज तक आपने कोई एक रील्स देखा है मायावती का या बीएसपी की तरफ से? सौरभ, आपने बहुत ही कई बातें उठाई, मैं आपको उसको कुछ पॉइंटर्स में गिनाऊं। पहला पॉइंटर आपने उठाया कि मीडिया, सोशल मीडिया की दूरी, ठीक। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करूं, जो मीडिया से आप बात कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। एक आपने जिक्र किया सवर्ण तबके की बात और अगड़ों से दूरी की बात। आपको नहीं भी भूलना चाहिए, देश में पहली बार सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी मायावती लेके आई, और ये बात मैं शायद 2007 के चुनाव की बात कर रहा हूं उस समय, और ये फॉर्मूला हिट भी हुआ कि कैसे छोटी जातियों का और अगड़ों, खास तौर पे ब्राह्मणों का वो जो कॉम्बिनेशन वो बना करके देश की सत्ता पे काबिज हुई, और कहीं ना कहीं लोकसभा में भी उन्होंने वो करिश्मा किया। तो बहन मायावती ने ही किया, तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब मैं सीधे शासन काल भी अच्छा रहा है, शासन काल अच्छा रहा है सौरभ, और मैं
क्विकली आपने कई बातें छोड़ी हैं, तो एक बात मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि मायावती के शासनकाल से जुड़ा एक किस्सा है। लखनऊ के एक बड़े मेरे खास वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बताते हैं कि एक बार अखिलेश यादव लखनऊ में जो पत्रकारों के लिए कॉलोनियां आवंटित होती हैं, उस आवासीय क्षेत्र में जाते हैं और सुबह का समय था और वो मेरे खास जो पत्रकार मित्र हैं उनके घर जाते हैं अखिलेश यादव बतौर यूपी सीएम यूपी के सामने थे। उनकी पत्नी, सुबह का समय था, वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे हमारे पत्रकार साथी, और उनकी पत्नी सामने सीएम को देख करके आश्चर्य में आ जाते। तुरंत उन्होंने फोन लगाया कि अरे भाई सीएम साहब आपके यहाँ आए हुए हैं और तुरंत आप आ जाइए। अब भाई यूपी का सीएम जा रहा है एक पत्रकार के यहाँ, वो आनंद फानन में आ गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप इसको समझने की, मायावती और सपा की शासन को समझने की कोशिश करिएगा इस लाइन से। तो वो आए, हालचाल हुआ, स्वागत हुई, सारी चीजें हुई। तो अखिलेश यादव ने उनसे पूछा, पत्रकार महोदय से, कि बताइए शासन कैसा चल रहा है, बताइए शासन कैसा चल रहा है, कितने खुश हैं आप। उन्होंने कहा कि उनके जो शब्द थे हुबहू जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आपकी बुआ जी से तो बेहतर नहीं चल रहा है। इस पे अखिलेश यादव बहुत नाराज हुए। अखिलेश यादव चूंकि हंसमुख स्वभाव के माने आते हैं, तो बुआ और बबुआ, बुआ तो ये जो संबंध है बुआ और बबुआ को लेकर, अखिलेश यादव ने सौरभ तुरंत ही काउंटर किया कि आपकी हिम्मत नहीं होती, जो आपने पब्लिसिटी की बात की ना, इससे भी इस बात को समझिए, आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप बुआ के सामने इस तरीके से अपना जवाब दे पाते। चलिए सर, मैं रोक रहा हूं, इस लाइन को थोड़ा सा और समझिए, यूपी के शासन के लिए कितना जरूरी है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं बहन मायावती के सामने इस तरीके से बात नहीं कर पाता, लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताना जरूरी है कि इतने करोड़ों की आबादी का प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला प्रदेश होता है, और एक प्रदेश के सीएम के पास इतना टाइम है कि वो एक पत्रकार के पास आकर के आधे घंटे दे रहा है, तो समझा जा सकता है कि अब मैं अगली लाइन मायावती से रिलेटेड जो आप जा रहे थे, मायावती, वो लाइन में जोड़ दूं कि आपकी बुआ 2.5 मिनट के अंदर 2 घंटे की मीटिंग में पूरे यूपी की समीक्षा कर डालती थी अपने प्राइवेट बंगले में शॉपिंग करते हुए, और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एक अदने से पत्रकार के घर पे आते हैं और आधे घंटे का समय देते हैं। ये दोनों सपा और बसपा के शासन काल का अंतर रहा है सौरभ। चलिए अब बिना वक्त जाए करे हम आकाश आनंद पे आ जाते हैं, नहीं तो हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि इधर उधर की भूमिका बना रहे, बिना भूमिका बनाए चलिए बता देते हैं, आकाश आनंद युवा नेता है। हाँ, और बीजेपी को एक ऐसे जोशीले नेता की जरूरत है। माफ कीजिएगा, बसपा को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, और बसपा ने उनको जो प्रोजेक्ट किया, पहली रैली करते हैं धमाकेदार युवा अंदाज में, लेकिन बहन जी को लगता है कि नहीं, आकाश जो है अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, और उनका आपने कल्चर देखा है, और वही किताब वही पन्ना से पढ़ने वाला, देख देख के पढ़ेंगी, कोई एक भी शब्द बहन जी का इधर उधर नहीं होता। आपने कभी देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि बहन जी ऑन रिकॉर्ड ही सब बोलती है, ऑफ रिकॉर्ड कुछ नहीं बोलती है। तथ्यात्मक गलती, ये बहुत बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा बताऊं, आकाश आनंद को जब पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई, तो आकाश आनंद ने जो सबसे बड़ा फैसला किया, मैं आपको बताऊं क्या किया उन्होंने। जो आपने कहा पब्लिसिटी, मीडिया के प्रचार और सोशल मीडिया के जिस दौर की बात कर रहे हैं, आकाश आनंद ने सबसे बड़ा फैसला ये बदला कि सोशल मीडिया, और आमतौर पे माना जाता है कि मीडिया चैनलों या मीडिया के कार्यक्रम में बसपा के प्रवक्ता बहुत कम जाते हैं। आकाश आनंद जाते ही नहीं थे। आकाश आनंद ने आते ही नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 फैसले किए कि सोशल मीडिया के लिए बाकायदे बसपा की अलग से विंग बनाई जाएगी, नंबर 2 कि बसपा के प्रवक्ता, बसपा के नेता मीडिया से दूरी नहीं बनाएंगे, मीडिया से करीबी और अपने रिश्तों को सुधारेंगे। ये 2 बड़े फैसले आकाश आनंद ने लिए थे, जो मायावती और बसपा के दौर में कभी नहीं हुए। बिल्कुल। अब एक पहली बात तो सोशल मीडिया, सोशल इंजीनियरिंग जो है, आपने शुरुआत में बताया कि मायावती शुरू में लेके आई, हिट हो गया, लेकिन मायावती उससे दूर हो गई। बाकियों ने अपना लिया, बिल्कुल अन्य पार्टियों ने अपनाया। अब आकाश आनंद इस बात को समझे। अब मैंने देखा कि खूब रील्स वायरल होने लगे, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इंटरनेट की दुनिया में वायरल कंटेंट बन गया आकाश आनंद। अब आकाश आनंद, और एक बात ये कि युवा जोश की हम बात कर रहे थे, और मायावती को भी एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो उनके बाद कार्यकाल को संभाले, जो कम से कम बसपा को रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म की जो जरूरत है वो करे, तो वो मिल गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये उठता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहन जी का आज भी कोर वोटर्स हैं, उन तक पहुंचा जाए। अब अकेली बहन जी कहां कहां जाएंगी, तो सभी ये चाहेंगे हमारी बड़े नेता जो है हमारे पास आए। व्यक्तिगत तौर पे यही होता है कि आम जनमानस यही चाहता है कि बहन जी हमारे बीच में आए, या कोई ऐसा आए
और सतीश मिश्रा हाँ हाँ, हुआ सतीश करते चंद्र थे, मिश्रा, सतीश चंद्र जो मिश्रा मायावती हाँ, और बसपा के नंबर 2 हुआ हाँ, करते थे। तो वो उनकी उनकी बाद अब लगता है कि ऐसा था कि एक समय की मायावती जी जाती थी, नहीं तो ये जाते थे, हाँ, हाँ, लेकिन नंबर अब 2 हुआ थोड़ी करते थे। बहुत क्रेडिबिलिटी जब हल्की फुल्की डाउन हुई, अब ये सवाल उठ रहा था दलितों के बीच में, दलित भी चाहते थे कि एक ऐसा युवा आए। आज भी आप देखिए स्वाधीन जी, अब जो छोटी कास्ट के बच्चे हैं, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो मैं बुरा करने कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां एजुकेशन स्टार्ट, आप शैक्षणिक स्तर की बात कर रहे हैं। शैक्षणिक एजुकेशन जो है वो बढ़ी है। अब लोग ये समझने लगे हैं कि कौन हमारे साथ है। पहले वाली बात नहीं है कि जहां कह दिया भेड़ चाल, अब कोई नहीं चलता, भेड़ चाल कोई नहीं, भेड़ चाल जो है वो खत्म हो गया। अब इसने कह दिया कि आपने कहा कि आपको यहाँ वोट देना है, तो जनता ये सोचने लगती है कि अच्छा हम इनको वोट देंगे तो हम क्यों देंगे, क्या इनसे फायदा है, 50 चीजें लोग गिनाने लगते हैं। नहीं सौरभ, मैं बताऊं आपको कि जनता आज भी जो बसपा का कोर वोटर है ना, इस चीज को समझता है, वो है। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस युवा की आप बात करें ना, हाँ, वो युवा थोड़ा सा जागरूक हो गया है। हाँ, वो युवा ये देख रहा है कि बसपा में नेतृत्व कौन कर रहा है। हाँ, क्योंकि एक जमाना हुआ करता था कि पूर्वांचल से लेकर के प्रदेश भर में बसपा के एक छत्रप हुआ करते थे, जो कई सालों तक जो मतलब जैसे मैं आजमगढ़ से गिनाऊं, जौनपुर देख लीजिए, ये बसपा सपा के गढ़ हुआ करते थे। हाँ, लेकिन सपा ने तो अपने किले को मजबूत किया, हाँ, चाहे पूर्वांचल हो, अवध हो, आपका बुंदेलखंड हो, या राजधानी वाला क्षेत्र हो, या पश्चिम हो। बसपा तो अपने किले को सपा ने अपने किले को तो बचाए रखा, लेकिन बसपा का किला, चूंकि उसके नेता भी कुछ समय के साथ गुजरते चले गए सारी चीजें, तो बसपा का किला नहीं बचा। बिल्कुल। अब यानी इन्हीं सब बातों को आकाश आनंद के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों तक कैसे पहुंचे, कनेक्टिविटी कैसे बढ़े और लोग जाएं। अब ये सब चीजें हुई, और चौथी बात हम ये कर लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, नहीं सौरभ, मैं आपको बताऊं, आकाश आनंद को अगर लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, हमें दर्शकों आप भी जानते होंगे, चर्चा करना जरूरी है। बताऊं आपको क्या वो सबसे बड़ी वजह है कि नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण का जीतना, मायावती, मैं आपको दावे के साथ इस बात कह रहा हूं कि चंद्रशेखर रावण का जीतना मायावती और बसपा के सबसे बड़े नेताओं के लिए सियासत में एक संकट काल बन गया। मैं आपको यहाँ थोड़ा टोकूंगा। एक दिन पहले ये बात है, चंद्रशेखर रावण ने बकायदे कि उनकी तरफ से वो एक फरमान जारी किया गया, वो सुन के शायद दर्शक भी समझे कि आखिरकार जनप्रतिनिधि ऐसा, उन्होंने कहा है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप मिल नहीं सकते। एक जनप्रतिनिधि, हमने आपको सांसद चुना और हम आपसे मिल नहीं सकते हो, हमें कोई जरूरत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, हम पहले अपॉइंटमेंट लें, भाई दिक्कत हो, आप शुरू में तो जाएंगे, चरण वंदना करेंगे, नमस्कारी करेंगे, लेकिन हमें जब आप माननीय बन गए तो आप हमको पहचानेंगे। देखिए सौरभ, इस बात पे कभी और जिक्र करेंगे, लेकिन हमें हमें आकाश आनंद पे रहते हुए दर्शकों क्विकली अगर 2-3 बातें कहें, तो आपने जो जिक्र किया आकाश आनंद को लाने की मजबूरी, क्योंकि बसपा में वो करिश्माई चेहरा नहीं था। दूसरा, चंद्रशेखर रावण का जीत करके आना बसपा के लिए, मायावती के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया कि अब चंद्रशेखर रावण को चुनौती कौन देगा। तीसरा, जान फूकना, कौन जान फूके, और वो पुरानी ट्रेंड से निकलना, आज के आधुनिक एरा में। देखिए, आप भी फोन रखें, हम भी फोन रखें, लेकिन फोन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कहते हैं फोन अपग्रेड होना चाहिए। पार्टी भी अपग्रेड नहीं होगी तो कैसे होगा? अपग्रेड मतलब आज के करंट सिनेरियो से आपको जुड़ना पड़ेगा, जनता क्या चाहती है उस चीजों को आप समझना। हो सकता है कि आपके साथ अनुभव, युवा शक्ति, आकाश आनंद बहुत युवा, बिल्कुल, और मायावती का तजुर्बा, अब जब ये दोनों मिलेंगे तो एक शक्ति बनेगी। अब खोए हुए जनाधार को वापस करना, इन्हीं सब बातों को लेकर 47 दिन तक चिंतन मंथन हुआ। चिंतन मनन नहीं हुआ था। मैं आपको ये अंदर खाने की बातें बताऊं कि चिंतन मनन नहीं हुआ था। मायावती को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनका ये फैसला सही है, लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो संविधान बचाना, जो कभी मायावती और बसपा का नारा हुआ करता था कि संविधान बचाने के लिए देश में हमें सत्ता में आना है, वो कांग्रेस ने जिस तरीके से लपका, जो बसपा का कोर वोटर है वो छिटका, वो अन्य पार्टियों के पास गया, वो मायावती के लिए चिंता का सबब बन गया। ये सबसे बड़ी बात, नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण का हटना, ये सारी चीजों का जो समीकरण बैठा ना। मैं आपको थोड़ा सा बोलूंगा कि बहन जी ने एक बार भी नहीं कहा कि संविधान 400, बीजेपी ने 400 पार जो है नारा बदला जाए, तो मुझे नहीं याद है, अगर हो तो आप लोग बताइए कमेंट कर, कहीं हो तो कहीं ये नहीं कहा कि संविधान बदल देंगे 400 पार, वो साइलेंटली अपना काम करती गई। बहरहाल इन तमाम कंक्लूजन से एक बात साफ है, आकाश आनंद 47 दिन में कैसे मैच्योर हुए और कैसे बसपा को जरूरत पड़ी
क्या आपको लगता है आकाश आनंद डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए बहन जी के साथ एक रामबाण होंगे? दूसरा सवाल, क्या बीएसपी एक बार फिर से अपना जनाधार वापस पाएगी? तीसरा सवाल, क्या दलित जो है वो बहन जी के साथ फिर से जुड़ेंगे? चौथा सवाल, क्या बहन जी आकाश आनंद पर पूरा भरोसा जिस तरीके से कर रही हैं, आकाश आनंद उस पर खरा उतरेंगे या नहीं? नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उत्तराधिकारी है। इन्हीं सवालों के साथ हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को किस तरीके से देखे हैं, समझे हैं। अगर आकाश आनंद को लेकर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लेकिन अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी बहन जी के तजुर्बे, आकाश आनंद के युवा जोश के साथ अब